Good morning students. Like, share and subscribe my channel and press bell icon for latest upcoming videos. Today we will study our science chapter 7, conservation of plants and animals. Conservation means protection. प्लांट्स एंड एनिमल्स को सुरक्षित रखना, उन्हें बचाना। क्या जरूरत है कि हमें प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है? उसके पीछे मेन रीजन आप सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनके हमें वुड मिलती है, उससे मैनी थिंग्स बनती है। एनिमल्स से फ्लैश वगैरह मिलते हैं, साथ में हंटिंग लोगों की हॉबी बन जाती है। तो इस कंडीशन में जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स है, यानी प्लांट जिन्हें हम फौना बोलते हैं, फना एंड एनिमल जिन्हें हम फौना बोलते हैं, उनको कंजर्व करना पड़ता है। इसके लिए नेशन कुछ प्रोजेक्ट्स लाती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन होता है कटिंग ऑफ द ट्रीज इन ए लार्ज स्केल। एक बड़े विशाल पैमाने पे एक साथ जब पेड़ों को काट दिया जाता है, उस कंडीशन को हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। डिफोरेस्टेशन का लॉजिक क्या होता है कि एक साथ जब हम पेड़ कट करते हैं तो जो हमारी लैंड है वो हमें ब्रीफली एरिया मिल जाता है। तो उसके जो डिफोरेस्टेशन है उसके कॉजेज क्या है, हम क्यों करते हैं डिफोरेस्टेशन? अच्छे वाले पेड़ उगे हैं, उन्हें काटने की क्या आवश्यकता पड़ती है? उन्हें कई पर्पज से काटा जाता है। फर्स्ट होता है प्रोसेसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए हमें लैंड चाहिए होती है। तो लैंड्स जनरली जो लैंड्स है वो क्या है, ट्रीज वगैरह के अंदर कन्वर्ट है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर आती है। अगर हम ट्रीज को कट करते हैं तो हमें एक बहुत विशाल पैमाने पर लैंड मिल जाती है। हमें बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, फैक्ट्रीज वगैरह स्थापित करनी है, इनको सिचुएट करने के लिए लैंड चाहिए। तो लैंड कहाँ से लाएं? लैंड के लिए क्या करते हैं, हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज वगैरह होते हैं हम उन्हें कट डाउन करते हैं और हमें लैंड मिल जाती है। मेकिंग फर्नीचर, हमारे घरों में हम देखते हैं बेड है, अलमीराज वगैरह है, सोफाज वगैरह है, टेबल्स वगैरह है, ये सब वुड के बने। इट मीन्स हम फर्नीचर बनाने के लिए वुड का यूज करते हैं और इन ए लार्ज स्केल हमें वुड फॉरेस्ट के द्वारा मिलती है। तो डिफोरेस्टेशन का एक रीजन ये भी है कि फर्नीचर मेकिंग के लिए पेड़ों को कट किया जाता है। फ्यूल, जनरली जो विलेज वगैरह होते हैं उनमें फ्यूल्स के लिए हम क्ले स्टोव का यूज किया जाता है। क्ले स्टोव जिसे अपन नॉर्मल भाषा में चूल्हा बोलते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, उनमें अपन वुड का यूज करते हैं। उनमें जलाने के लिए वुड से कॉल कन्वर्ट होता है। तो वो एक लार्ज स्केल पे फ्यूल्स के लिए ट्रीज का यूज करते हैं। और इनका एक जो मेन नेचुरल रीजन होता है वो होता है फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट। फॉरेस्ट फायर मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जनरली जो ड्राई प्लांट्स होते हैं, ड्राई लीव्स होती है, वो इतना ड्राई हो जाते हैं कि वो जो सनलाइट का टेम्परेचर है उसे वो बियर नहीं कर पाते और उनमें सनलाइट की वजह से ऑटोमेटिकली फायर लग जाती है और कंप्लीट जंगल के जंगल उसके अंदर सारे ट्रीज बर्न हो जाते हैं। इसे हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। ड्रॉट, जब ट्रीज नहीं होंगे उस कंडीशन में क्या होता है, बारिश कम होती है, बारिश कम होने से सूखा पड़ेगा और जो अदर प्लांट्स है उनको भी वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा और वो प्लांट भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये थे डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की कॉजेज क्या हो गए? प्रोसेसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर, फॉर फ्यूल, फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट। तो ये तो थे उनके कारण। इन कारण से जंगल्स काटे जा रहे हैं। अब जंगल काटने से, पेड़ पौधे काटने से इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या करेंगे कि वो हमारे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ब्रीथिंग्स के लिए वो हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर ग्रीन प्लांट ही नहीं रहेंगे उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा और ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी। पॉल्यूशन की अमाउंट बढ़ जाएगी। हम बहुत मैनी व्हीकल्स यूज करते हैं, सब कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो इनकी अमाउंट क्या है, एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। पॉल्यूशन क्रिएट होगा। पॉल्यूशन क्रिएट होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। साथ में जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज कैसे होगा? ग्रीन प्लांट्स है तो ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उन्हें लेते हैं और जो हमारे वाटर बॉडीज है उनसे भी वाटर वगैरह लेते हैं। उस वाटर को वो सनलाइट में इवोपरेट करने में हेल्प करते हैं।
तो जब वो इवोपरेट करते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन से रेन आती है। लेकिन जब इस तरह का प्रोसेस ही नहीं होगा तो उस कंडीशन में वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। एंड लास्ट जो रीजन होता है डिसैलिफिकेशन। डिसैलिफिकेशन इट मीन्स फर्टाइल लैंड का अनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट होना। जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसके अंदर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम डिसैलिफिकेशन कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स को हम बोलते हैं फ्लोरा एंड जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फौना। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है उनको प्रोटेक्ट करना और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, ये हमारे कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। इट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं और उस एरिया में जितने एनिमल्स आते हैं, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो चाहे अदर वो एनिमल्स हो, उन्हें प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन करना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर्स के अंतर्गत आती हैं। इनके लिए जो हमारे वाइल्ड लाइफ होते हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो एरिया फिक्स किया गया है वहां पे आप प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फैलिंग ट्रीज एंड हंटिंग एकदम प्रोहिबिटेड होती है। वहां पे अगर इस तरह के एरिया में आप जाके प्लांटेशन नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, आप अपने एनिमल्स को ग्रेज नहीं करा सकते और जो ट्रीज वगैरह है उनको कट डाउन नहीं कर सकते, और हंटिंग उस एरिया में प्रोहिबिटेड होता है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी हमारे जो कंजर्वेशन के जो वे है वो होते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, सेंचुरीज या पार्क वगैरह बना देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वह प्लेस है या पर्टिकुलर एरिया जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इट मीन्स एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अंदर जनरली जो वाइल्ड एनिमल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क ऐसा एरिया जहां पे वाइल्ड लाइफ फ्रीली हैबिटेट फील करता है, उस एरिया में इजीली मूव कर सकता है, उसे हम बोलते हैं नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व एक कंजर्वेशन प्लेस ही है जिसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनके हैबिटेट को फील कराते हुए उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल पचमढ़ी बायोस्फीयर है। यहाँ पर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी प्रेजेंट है। यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है जैसे बोरी एंड पचमढ़ी, इनके एग्जाम्पल्स है। अब हम बात करें फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा क्या है, प्लांट्स एंड फ्लोरा एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में जब पाए जाते हैं उन्हें हम फ्लोरा फौना बोलते हैं। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी में तो इसके एग्जाम्पल है साल, टीक, मैंगो सी फ्लोरा के एग्जाम्पल्स आते हैं एंड चिंकारा, ब्लू वुल एंड चीतल, ये फौना के एग्जाम्पल्स आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के अंतर्गत प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न भी आता होगा कि प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह हमें जू में भी मिलते हैं। हम जू में जब जाते हैं हम वहाँ पे एनिमल्स देखते हैं और एनिमल्स हर वैरायटी के हैं, वाटर एनिमल्स है, बर्ड्स है, वाइल्ड एनिमल्स, सब कुछ है। तो फिर जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? तो जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेन डिफरेंस ये है कि जू के अंदर एनिमल्स को आर्टिफिशियल मीडियम हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वे नेचुरल मीडियम और नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। जनरली आप सपोज कीजिए एक टाइगर है, उसे आप आर्टिफिशियली जू में रखते हैं, उसे आप केज में रखते हैं, उसे आप फ्लैश वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जितना वो फ्रीली एक जंगल में मूव कर सकता है वहां पे वो सेल्फ हंटिंग कर सकता है, क्या वो जू में उतना फील करेगा रिलैक्स? वो वहां पे इतना रिलैक्स फील नहीं करेगा। जू में क्या होगा, उन्हें आर्टिफिशियल मीडियम मिलेगा, उस कंडीशन में उनकी स्पीसीज और उनकी जो ग्रोथ पीरियड्स है, इट मीन उनके जो ब्रीडिंग पीरियड्स है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, उनकी ग्रोथ इफेक्ट होगी और धीरे धीरे वो स्पीसीज क्या होती है, एक एंडेंजर जोन में चली जाती है। इट मीन्स वो स्पीसीज फिनिश होने के कगार पे आ जाती है।
जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उन्हें अदर जो एनिमल्स मिलते हैं, अदर टाइगर्स मिलते हैं और उनके संग वो ब्रीडिंग इजीली कर सकते हैं टाइग्रेस के साथ में और उनकी स्पीसीज प्रॉपरली ग्रो हो सकती है। इट मीन्स वो बहुत फ्री फील करते हैं। आप इस एग्जाम्पल्स को ऐसे समझ सकते हो, एक आप अपने घर में हो, एक आप अदर घर में जाते हैं, तो जितना फ्रीली आप अपने घर में फील करते हैं, अपन अपने घर में जितनी एक्टिविटी करते हैं, क्या हम अपने पड़ोसी के घर में उतना फ्री फील करते हैं? नहीं करते। वहां पे हमें हेजिटेशन होती है, हमारे लिए जो मीडियम है वो आर्टिफिशियल होता है। इट मीन्स हमें वहां पे बनावटीपन फील होता है। जबकि जितने फ्री हम अपने घर में फील करते हैं उतना अदर फील नहीं करते हैं। इट मीन्स वाइल्ड लाइफ और सेंचुरी का मेन डिफरेंस उनकी हैबिटेट एंड उनके लिविंग प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मोड ऑफ ईटिंग को वो इफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस विच आर कैपेबल ऑफ इनब्रीडिंग। इट मीन्स ऐसा एनिमल्स का ग्रुप जो ब्रीडिंग्स के द्वारा अपने स्पीसीज को ग्रो कर सकता है, उसे हम स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज को ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजेशन आवश्यक है। फर्टिलाइजेशन के द्वारा इनमें न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग बर्थ करते हैं और इनकी ग्रोथ होती है। लेकिन हमारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह है, इट मीन्स ऐसे प्लांट एंड एनिमल जो बिल्कुल समाप्त के कगार पे है, उनकी स्पीसीज के जो एनिमल्स है या प्लांट्स है ना के बराबर है। अगर उन्हें प्रॉपरली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं कराया गया तो एट लास्ट ऐसा टाइम आएगा कि वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, हमें नजर नहीं आएंगे। जैसे अब डायनासोर है, डायनासोर अर्थ से बिल्कुल लुप्त हो चुका है क्योंकि उसे जो एटमॉस्फेयर चाहिए था वो उसे प्रोवाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिल्कुल एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं। इट मीन्स नाक के बराबर उनकी अमाउंट है। अगर उन्हें प्रॉपर अमाउंट मिलता है तो वो अपनी ब्रीडिंग करते हैं और अपनी स्पीसीज बढ़ाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, साल, वाइल्ड मैंगोज, ये प्लांट्स के एग्जाम्पल है। जबकि इंडियन जेंट स्क्वेल एंड फ्लाइंग स्क्वेल ये केवल हम लोगों के लिए नाम रह गए। हम लोगों में से किसी ने शायद इन्हें देखा हो कि जेंट स्क्वेल क्या है या फ्लाइंग स्क्वेल क्या है। तो ये अगर हम लोग केवल नाम सुन रहे, इट मीन्स जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए तो केवल एक वर्ड ही रह जाएगा। अब हम टाइगर की बात ले लें, टाइगर्स है, यहाँ पे इतने लिमिटेड अमाउंट में है कि उनकी हंटिंग अगर नहीं रोकी गई तो एट लास्ट क्या होगा, हम लोग तो फिर भी टाइगर वगैरह देख लेते हैं नेशनल पार्क में, लेकिन जो न्यू जनरेशन होगी उनके लिए टाइगर एक केवल वर्ड रह जाएगा। और इसको पीछे रीजन क्या है इंडेंजर्ड स्पीसीज क्रिएट होने का? वही हंटिंग, प्लांटिंग का कटिंग होना, डिफोरेस्टेशन होना, वुड का यूज होना। इट मीन्स उनको प्रॉपर माहौल नहीं मिल रहा है। टाइगर्स वगैरह को मूव करने के लिए फॉरेस्ट चाहिए और फॉरेस्ट है नहीं, जंगल की लकड़ियां सब कट चुकी है, तो वो कहाँ पे रहेंगे, कहाँ मूव करेंगे। और फिर लोगों की शौक है हंटिंग का, तो उसके द्वारा उनकी जो स्किन वगैरह सेल की जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लुप्त प्राय हो चुकी हैं, बिल्कुल फिनिशिंग एंड पे आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल कम लेवल में है तो सही, लेकिन अगर उनको अभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो एट लास्ट फिनिश हो जाएंगे। इसके अंदर हम टाइगर की बात कर सकते हैं। अब ये जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, इनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितने एनिमल्स एंड कितने प्लांट्स पहले थे, कितने अब वो विलुप्त हो चुके हैं या कितने वो नष्ट हो चुके हैं। तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक बुक होती है जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। इसमें प्लांट एंड एनिमल्स के इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और इनकी जो ब्रीडिंग कैपेसिटी अगर ये इंडेंजर्ड नहीं है तो उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये चैप्टर था हमारा कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ योगदान कर सकते हैं। अगर हम पेपर है, पेपर का यूज अगर हम वाइडली करें, सोच समझ के करें, उसको वेस्ट नहीं करें, तो हम फॉरेस्ट को बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है एक पेपर बनाने के लिए कितने पेड़ काटे जाते हैं। तो अगर हम पेपर का यूज बहुत सोच समझ के करेंगे तो ये हमारा भी एक छोटा सा योगदान होगा फॉरेस्ट एंड एनिमल्स को कंजर्वेशन करने में। I hope you have understand this chapter very well. Thank you for watching my video.